अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, आपसे कुछ देर पहले पाक फ़ौज के तर्जुमान इदारे ISPR की जानिब से अहम प्रेस रिलीज़ सामने आई है जिसमें कहा गया है कि 9 मई का दिन एक स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। इमरान खान को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की अमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए, फ़ौज मुखालिफ नारे लगवाए गए। जो काम मुल्क दुश्मन 75 साल में ना कर सके वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक गिरोह ने कर दिखाया। दूसरी तरफ एहतसाब अदालत ने अल-कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया, जबकि तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इमरान खान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। इसके अलावा इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी करार देने के फैसले को तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। देखा जाए तो तहरीक इंसाफ की अहम क़यादत अब गिरफ्तार हो चुकी है। इसके बावजूद ये मुजाहरे जारी हैं। पेशावर में मुजाहिदीन ने रेडियो पाकिस्तान की इमारत और कला बाला हिसार पर हमला किया। कल से होने वाली पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कई अफराद की हलाकत और सैकड़ों अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से ये मौक़िफ़ अपना रखा है कि पुरअमन एहतजाज उनका हक है, लेकिन सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने में उनकी जमात मुलव्वस नहीं है। ये सब एक साजिश के तहत किया गया। जबकि वफाकी वज़रा का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ ने बहुत सी रेड लाइन्स अबूर की हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इसके अलावा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में फ़ौज तलब कर ली गई है। आज सिंध में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और कराची में भी रेंजर्स बुला ली गई है। बाज़ मुबैना ऑडियोज़ भी सामने आई हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन कल लाहौर में जो कुछ हुआ, कोर कमांडर हाउस, मिलिट्री इंजीनियरिंग, CST स्टोर और अस्करी प्लाजा को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, आज हबीब अकरम साहब ने उन मकामात का दौरा किया। उन्होंने वहां पर क्या देखा, पहले आपको वो दिखाते हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ हुआ उसका एक हिस्सा ये था कि कैंट में जिना हाउस लाहौर में भी हमला कर दिया गया। और यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के जिना हाउस में जो कैंट में वाक़ है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये खूबसूरत घर जो काफ़ी वसी और रीज़ है, मुकम्मल तौर पर जलाया जा चुका है। और इस घर का कोई हिस्सा, जो मैंने अभी घूम के देखा है, कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो जलने से रह गया हो। हत्ता कि वो हिस्सा भी जो इस घर की मरकज़ी इमारत से कुछ फासले पे है, जैसे एनेक्सीज़ आमतौर पर घरों से कुछ फासले पे होती हैं, बिल्कुल वही सूरत हाल यहाँ पर भी है कि आपको दोनों इमारतों में बैक वक्त नज़र आ रहे हैं जलने के आसार। ये इस घर का मरकज़ है, यानी मरकज़ी दरवाज़ा है, सदर दरवाज़ा जिसे कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मशीनें काम कर रही हैं, जो यहाँ का मलबा है वो उठाया जा रहा है। ये घर का दाखिली हिस्सा है और दाखिल में भी वो हिस्सा जहाँ पे गालिबन मेहमानों का इस्तकबाल किया जाता था, उसके दरवाज़े आप देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर जले हुए हैं। और ना सिर्फ जले हुए हैं बल्कि इनके अंदर पड़ा हुआ सामान अब तक भी धुआं दे रहा है, अगरचे आग बुझाई जा चुकी है। और यहाँ पर जो पंखे आप देख रहे हैं कि कुछ घर के कुछ हिस्सों में तो पंखे भी पिघल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इस कमरे में सलामत है। आप एयर कंडीशनर की हालत देख लीजिए कि वो भी बिल्कुल जल चुका है। और बाकी सामान यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसकी हालत क्या थी। यहाँ पे ये सवाल उठता है कि आखिर ये जो आग है ये कैसे लगी, क्योंकि इतने बड़े घर के किसी एक हिस्से में आग या साथ-साथी तौर पर भी लग सकती है, कोई गुस्से में भी लगा सकता है। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि घर के इतने बड़े घर के मुख्तलिफ हिस्सों में इतनी आग का भड़क उठना कि बाकायदा तौर पर छतों पर जो फॉल सीलिंग है वो पिघल कर गिर जाए, पंखे गिर जाएं, दीवारें फट जाएं और दीवारों के प्लस्तर अपनी जगह छोड़ दें। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं वो महज कोई अपने गम और गुस्से का इजहार नहीं कर रहे थे, बल्कि उनमें कुछ डेफिनेटली ऐसे लोग भी होंगे जो बाकायदा तौर पर आतिश ज़नी का तजुर्बा रखते होंगे। यानी जब मामला, चलिए इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन इख्तलाफात का, सियासी इख्तलाफात का ये मतलब कभी नहीं देखा गया पाकिस्तान की तारीख़ में कि इस तरह घरों में, और वह भी जिना हाउस में घुस के आग लगा दी जाए। यहाँ पर भी आप देखिए कि आप ये फ़र्श देख रहे हैं कि ये फ़र्श भी बाकायदा तौर पर उखड़ चुके हैं गर्मी की वजह से, और यहाँ पर बहरहाल काम जारी है। तो ये यहाँ पर जितनी भी इमारत के जितने भी हिस्से में आग लगी है वो ये बता रही है कि शायद कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोग मौजूद थे
जिन्हें न सिर्फ आग लगाने का तजुर्बा था बल्कि इसके साथ साथ ये भी था कि उनके पास कोई आतिशगीर मवाद ऐसा था जिससे वो आग को भड़का सकते थे। अब आग भी फिर ज़ाहिर है एक दफ़ा फैली तो आपको लकड़ी का तमाम सामान यहाँ पर जला हुआ नज़र आता है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर छतें भी, और आग इतनी ज़्यादा थी कि आपको छतें भी स्याह हैं, पूरी फ़िज़ा में एक बाकायदा तौर पर जलने की बू फैली हुई है। शीशे टूट चुके हैं, या तो आग की वजह से चटक गए हैं या बाकायदा तौर पर तोड़े गए हैं। यहाँ पर जो सूरत हाल आप देख रहे हैं ये मुकम्मल तौर पर एक बर्बादी की सूरत है, और ऐसी सूरत जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखी गई। कोर कमांडर हाउस में या जना हाउस में, और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे एक वक्त में कायद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह भी आकर रुके थे, और इस घर में वो शान जो शायद हमारे कायद के साथ जाती है वो बदस्तूर बरकरार है। लेकिन आज वो घर बुनियादी तौर पर एक जली हुई इमारत की शक्ल पेश कर रहा है। मैं यहाँ से चलता हूँ और आपको मज़ीद कैंट में जिस जिस जगह पे जो कुछ हुआ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैंने आपको सूरत हाल दिखाई थी जना हाउस की, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ CSD में। और CSD आप जानते हैं वो इदारा है जो बुनियादी तौर पे फ़ौजियों को थोड़े से रियायती नरखों पे, जो हाजिर सर्विस फ़ौजी होते हैं उनको थोड़े से रियायती नरखों पे अशियाए ज़रूरत जो है वो फ़राहम करता है, और अदरवाइज़ यहाँ पर जो कुछ भी ख़रीदारी होती है वो आम जिस तरह स्टोर्स होते हैं वहाँ पर होती है। और यहाँ पर मुनीब से भी मेरी मुलाकात होगी। मुनीब, आप अभी थोड़ी देर पहले जना हाउस में भी थे और फिर यहाँ पर भी, क्या सूरत हाल है? क्या ये ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे हमने अपनी ही सीना को भी की है, अपनी ही घरों को आग लगाई? ऐसे ही है हबीब साहब, मतलब मुझे तो अफसोस इस बात का है कि एहतजाज तो चलें ठीक है, लेकिन इतना कोई वायलेंट मॉब था। अब आपने देखा जो जना हाउस के अंदर हुआ। अब जना हाउस किसी की ज़ाती मलकियत तो है नहीं, वो तो रियासत की अलामत है ये इदारे और ये जो इमारतें हैं। अब उसके अंदर जो तोड़ फोड़ की गई है और जो गुस्सा और नफरत दिखाई गई है उससे किसी का भला तो होगा नहीं, लेकिन कमाल रेजिस्टेंट शो किया गया है। मैं समझता हूँ ये आपने भी नोटिस किया होगा। नहीं तो आपको पता है हम कंटोनमेंट में खड़े हैं, रैपिड रिस्पांस फोर्स मौजूद होती है और एग्रेशन को कंट्रोल करना फ़ौज के लिए कोई इतना बड़ा इशू है ही नहीं। ये बताइए कि अब आपने वहाँ पर भी देखा और यहाँ पर भी देखा, आपको लगता है कि ये सिंपल मॉब साइकोलॉजी है या मॉब की आड़ में शायद कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मॉब का फ़ायदा उठाया? देखिए, हम रूल आउट तो नहीं कर सकते ये पॉसिबिलिटीज़। लोग होते हैं, लोग मौके का फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन हबीब साहब, एक चीज़ आप भी इतने अरसे से सहाफ़त में हैं और जो आपने वहाँ विटनेस किया, जो मैंने देखा है, ये बड़े तरीके से और सोच समझ के काम किया गया है। नहीं तो बेतुका मॉब हो तो आग लगाने की समझ नहीं लगती कि आग कैसे लगानी है। दे वर इक्विप्ड, उनको पता था कि हमने आग किस तरह लगानी है, किस किस जगह को लगानी है। MES का दफ्तर है, मैं वहाँ गया हूँ, रिकॉर्ड जल गया, सब कुछ जल गया। अब वो किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है, उसको अगर रिस्टोर करने में पैसा लगेगा तो वो रियासत का लगेगा, किसी एक शख्स का नहीं लगेगा। मेरा आपका लगेगा, हमारा आपका लगेगा, और जो टैक्स हमसे इकट्ठा किया जाता है उसी का लगेगा। इमरान खान साहब एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं, यकीनी तौर पर उनकी फॉलोइंग है, लेकिन कम अज़ कम लोगों को अब इस बात का एहसास होना चाहिए कि रियासत को, अपने मुल्क को नुकसान पहुँचा के आप इमरान खान की भी कोई खिदमत नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया मुनीब आपका, थैंक यू वेरी मच। अब आइए मैं आपको ज़रा लेके चलता हूँ CSD के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे ज़ाहिर पॉइंट ऑफ सेल होता है। यहाँ पे लोग जो भी चीज़ ख़रीदें यहाँ से तो यहाँ पे उसकी अदायगी की जाती है। तो यहाँ पर भी मुझे मालूम हुआ है यहाँ के लोगों से बात करके कि बाकायदा तौर पर यहाँ से कैश भी उठाया गया है। इसी तरह यहाँ पर देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान वगैरह था, मोबाइल एसेसरीज़ थी, यानी मोबाइल फ़ोन्स से रिलेटेड चीज़ें थी, वो भी यहाँ से उठाई गई हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं, मुझे ये पता चल रहा है कि बाकायदा तौर पर जो इसका गेट था वो तोड़ा गया एक ट्रक की मदद से। और यानी एक ट्रक आया और जिसने ट्रक ने गेट को टक्कर मारी, और टक्कर मारने के बाद वो ट्रक अंदर आया और फिर टोलियों में लोग आते चले गए। और इसमें अहम तरीन बात यह है जो हमें जहन में रखनी चाहिए कि फ़ौज ने कैंट के एरिया में यहाँ पे कई तरह की फोर्सेस काम कर रही होती हैं, ज़ाहिर इंटेलिजेंस फोर्सेस भी काम कर रही होती हैं। हमारी जो ख़ुद फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक समझी जाती है, और यहाँ के नौजवान ज़ाहिर है उन्हें अच्छी तरह इल्म है कि किसी को कैसे रोकना है, हुदूद से तजावुज़ करने वाले को बिलखुसूस। लेकिन यहाँ पर चूँकि सवाल पाकिस्तान का है तो फ़ौज की तरफ से बाकायदा तौर पर रिस्ट्रेंट शो कैसे की गई? इस तरह कि किसी ने गोली नहीं चलाई, किसी ने कोई डंडा नहीं उठाया। ये फार्मेसी है जिसका कुछ दिन यानी 1-2 दिन में
इफ्तिताह होना था। दूध बारी साहब, ये फार्मेसी आपकी? जी मेरी फैमिली। ये मुझे पता चला कि अभी चंद दिन पहले आपने बनाई है। नहीं, बनाने में तो 1 महीना लग गया। मेरी 2 दिन के बाद ओपनिंग थी, बिल्कुल इंटैक्ट थी और सब कुछ लूट लाट के चला गया। अच्छा, ये क्या हुआ कल आप यहीं कल थे? 7 बजे मैंने फार्मेसी बंद कर दी थी। अच्छा, बाहर बहुत ज़्यादा क्राउड था, बाहर वो वैन्स वगैरह जल रही थी, तो हमने 7 बजे बंद कर दी कि सुबह देखेंगे, अब चलते हैं। अच्छा, 8 बजे करीब मॉब आया है, 8 बजे के करीब मॉब आया है। उस वक्त CSD की तमाम लाइटें बंद की हुई थी उन्होंने। अच्छा, उन्होंने मोबाइल की रोशनी में सारा कुछ तोड़ा है। मेरी पूरी फार्मेसी खाली कर दी। अच्छा, यानी मैं समझ रहा था कि शायद ये खाली यानी अभी चूंकि इफ्तिताह नहीं हुआ तो इसलिए ये खाली खाली नजर आ- सारी की सारी फार्मेसी से मेडिसिन उठा ली गई हैं। मेरे कंप्यूटर उठा लिए गए हैं, मेरी टिल मशीन, इवन जो रिमोट का कंट्रोल है अपना AC का, वो तक ले गए। मेरा टेलीफोन, मेरा मतलब क्या बताऊँ आपको, क्या कुछ दूर छू सब कुछ ले गए। आपने देखा कि यहाँ पे CSD के अंदर क्या सूरत हाल थी। अब यहाँ से मैं आपको लेके जाने की कोशिश करता हूँ एक और जगह पे, और कोशिश करता हूँ कि आपको MES भी लेके चलूँ और वो गाड़ियाँ भी दिखाऊँ जो बाकायदा तौर पर जलाई गई और जहाँ पे वो डंप की गई। तो आइए वहाँ चलते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ MES यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑफिस में, और यहाँ पर भी कल जो कुछ हुआ उसके असरात आपको नज़र आ रहे होंगे। फ़िज़ा में बाकायदा तौर पर धुएं की बू है, जलने की। और ये है जो MES के सरबराह जो लाहौर के हैं, वो यहाँ, ये उनका ऑफिस है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि सूरत हाल वही है। ये कमरा बाकायदा तौर पर इसके शीशे वगैरह सब और जो लकड़ी की चीज़ें थी वो सब जल चुकी हैं। जो फॉल सीलिंग थी वो यहाँ पर भी तबाह हो चुकी है, पंखे पिघल के गिर चुके हैं। और ये उनका जो मुल्हिका ऑफिस है उनके स्टाफ का, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर तोड़ फोड़ की गई है। मैं आपको इन ऑफिस के ज़रा अंदर ले जाना चाहता हूँ। बाज़ जगह से अब भी धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे कल यहाँ पर भी एक टोली आई और उसने यहाँ पर बाकायदा तौर पर आग लगाई और रैनसैक किया। ये सारे जो ऑफिस हैं यहाँ पे जो मुख्तलिफ इंजीनियर्स हैं वो बैठते हैं। यहाँ पे अब भी धुआं मौजूद है, यहाँ पे कोई चीज़ सुलग रही है। और सारा रिकॉर्ड जो फाइलों का था, जाहिर है कोई भी सरकारी महकमा है जो रिकॉर्ड पर चलता है, तो यहाँ पर सारा रिकॉर्ड निकाल के बाकायदा तौर पर बाहर रख के आग लगा दी गई। अब ये इमारत काबिल इस्तेमाल नहीं रही। यहाँ पर खड़ा होना बाकायदा तौर पर दुश्मनी है अपने साथ भी। और ये देखिए, ये यहाँ पर भी ये कमरा तो बहुत ही मखदूश हालत में है और ईंटें दीवारें बहुत गर्म हैं। और ये आप देख रहे हैं जो शहतीर हैं पुरानी तामीर के, जो आपको नज़र आ रहे हैं कि लकड़ी के जो डाले जाते थी, लकड़ी इस्तेमाल की जाती थी छतों में, ये बाकायदा तौर पर जलने के बाद अपनी जगह छोड़ चुके हैं। और इसके साथ जो कुछ भी मटेरियल इन पर टिका हुआ था, ईंटें वगैरह, टाइल्स, वो सब नीचे गिर चुकी हैं। दीवारें टेढ़ी हो चुकी हैं। ये आप जली हुई लकड़ी जो छतों में इस्तेमाल हुई थी वो है। और ये सारी अभी आपको ताज़ा पानी, और वो देख लीजिए कि वहाँ से धुआं उठता भी नज़र आ रहा है। और ये छत का मुकम्मल तौर पर कमरे की छत जो है वो नीचे आ पड़ी है और ये हिस्सा भी नीचे है। आप देख लीजिए कि ये रिकॉर्ड रूम था और रिकॉर्ड रूम कैसे अलमारियां जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। इनके अंदर कोई भी चीज़ कागज़ की अगर थी तो वो अब राख हो चुकी है। और ये तो बाकायदा तौर पर राख आप देख रहे हैं कि फ़ाइल्स की राख है, यानी उनकी जो फॉर्मेशन है ऐसे लग रहा है कि जैसे बाकायदा तौर पर फ़ाइलें बांधी गई थी और इसी हिद्दत की वजह से राख हो गई। ये पूरा मैं आपको इस कॉरिडोर में लेके चलता हूँ। ये जितना आगे चल रहा है, मेरा ख्याल है कि आगे जाना क्या ना कैमरे के लिए मुनासिब है ना किसी फ़र्द के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है। अब आप आइए, ये देखिए, ये सब कुछ आप देख रहे हैं कि फ़ाइल्स जहाँ जहाँ थी सब कुछ बाकायदा तौर पर जल चुका है। और यहाँ पे अब भी फ़ाइल्स के जो जलने की वजह से हिद्दत है वो अपनी जगह कायम है, क्योंकि शायद अब भी आग कहीं सुलग रही है। यहाँ पे सब कुछ बाकायदा तौर पर तोड़ दिया गया है और लोगों ने जो भी यहाँ पर हमलावर थे उन्होंने कोई चीज़ यहाँ पर छोड़ी नहीं। यहाँ पे ये कुछ सोफ़ों के ढांचे नज़र आ रहे हैं जिन पे जो कपड़ा था या वो मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। और यहाँ से फिर
आप देखिए कि ये जिस कॉरिडोर में मैं आपको नहीं ला रहा था उसमें कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये अब मैं उसके दूसरे हिस्से में आया हूँ। यानी तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अब तक आग सुलग रही है और इस कमरे की छत भी मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है। ये है इस MES के ऑफिस की सूरत हाल के ऑफिस मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और इसमें कोई कमरा एक ऐसा नहीं है जो सलामत हो। तमाम का तमाम रिकॉर्ड जल चुका है। यहाँ से मैं आपको लेके चलूँगा उस जगह पे जहाँ पे MES की गाड़ियाँ और जिना हाउस में जो गाड़ियों को आग लगाई गई उनका मलबा कहाँ पे है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं इनमें से कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो पुलिस की हैं, कुछ रेंजर्स की हैं जो तबाह हो चुके हैं। कुछ गाड़ियाँ तोड़ी भी गई हैं जो MES के दफ्तर में थी और उनमें से बैटरीज भी निकाली गई, लेकिन ये वो गाड़ियाँ हैं जिन्हें आग लगा दी गई। इनमें कुछ गाड़ियों के बारे में अंदाज़ा होता है कि ये आप उनकी शक्ल से तो अंदाज़ा कर रहे होंगे कि ये फ़ौज के इस्तेमाल रेंजर्स के इस्तेमाल में रही होंगी या ये पुलिस के इस्तेमाल में रही होंगी। कहीं पे कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे पुलिस की, जैसे वो एक गाड़ी खड़ी है तो उसके दरवाजे पे जो पुलिस लिख रखा है वो अभी तक भी इस तरह है कि उसको पढ़ा जा सकता है। इसी तरह आप यहाँ पे ये देखिए कि गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं और गाड़ी का इस तरह जलना कोई मामूली वाक़या नहीं होता। इसका मतलब है कि इनको जलाने की बाकायदा तौर पर कोई कोशिश की गई और ज़ाहिर है लोगों ने जो इन गाड़ियों में इनके इर्द गिर्द होंगे उन्होंने किस तरह अपनी जान बचाई होगी, ये भी एक खौफनाक मंजर होगा। गाड़ियों के टायर सब कुछ जल के ये गाड़ियाँ सिर्फ़ और सिर्फ अब स्क्रैप हो चुकी हैं। कैंट एरिया के बाद इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग में और ये लाहौर का कमर्शियल एरिया है। लिबर्टी मार्केट भी इसके साथ ही है और ये वो प्लाज़ा है जिसे अस्करी प्लाज़ा के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे भी ग्राउंड फ्लोर पे जो सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपको कि मुकम्मल तौर पर ये जो ग्राउंड फ्लोर है ये आपको बाकायदा टूटा फूटा नज़र आ रहा है। जितने भी यहाँ पे शीशे थे वो तोड़ दिए गए हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ जो इसकी एंट्रेंस है बड़ी ही अच्छी एंट्रेंस थी और यहाँ पे बाकायदा रिवॉल्विंग डोर था। ये आप देख लें कि ये भी दरवाज़े कैसे तोड़ दिए गए हैं और यहाँ पर भी कोशिश हो रही है कि इसको रेनोवेट किया जाए। ये देखिए कि ये वो रास्ते हैं जहाँ से एक कार्ड आप अपना इस्तेमाल करते हैं अंदर जाने के लिए। तो ये आप देख लीजिए कि CEO का ऑफिस आपको नज़र आ रहा है कि उसका दरवाज़ा भी टूट चुका है और अंदर फर्नीचर बाकायदा तौर पर तबाह हो चुका है। आग लगी हुई थी यहाँ पर भी। फिर ये सारी देख लीजिए छत जो आपको नज़र आ रही है। ज़ाहिर एक प्लाज़ा जब होता है इतनी बड़ी इमारत तो उसमें ये बहुत ही एलेबोरेट काम होता है। सब ये बताइए कल क्या हुआ? आपका ऑफिस भी मैंने देखा है कि बिल्कुल जी ये भी जल गया है। कल कोई 10:22 के ऊपर उन्होंने इसके ऊपर इन्वेट किया और कुछ लोग थे हमारे पास, उसकी फुटिंग्स भी हैं, उन्होंने पहले पेट्रोल फेंका। अच्छा, बाकायदा पेट्रोल। ये बड़ी खूबसूरत रिसेप्शन थी और बड़े अच्छे यहाँ पे सोफ़े लगे हुए थे, बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स हैं और ये एयर कंडीशनर्स हैं जो आपको नज़र आते हैं। तो बड़े कीमती जी बहुत इनके कॉस्टली है। ये जो हमारे स्पीड बैरियर्स हैं, ये जो गेट बैरियर्स भी इनको कहते हैं, ये उन्होंने जलाने शुरू कर दिए और उसके बाद फिर उन्होंने शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। उसके बाद ये इधर घुस गए, मेरे ऑफिस में घुस गए। यहाँ से उन्होंने वो टीवी स्क्रीन ले ली और उसके अलावा मैं उखाड़ के ले गए। लैपटॉप थे पड़े हुए वो ले गए। अंदर जो आप बाथरूम देख लें, ये वाले बाथरूम वो भी तोड़ दिए उन्होंने। ये बताइए कि इस प्लाजा में ज़्यादा ऑफिस हैं मेरा ख्याल। ये जी ऑफिस कॉर्पोरेट बिल्डिंग है। इसमें हबीब साहब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। आप देखें ये कल के बाद आज आपने हालत तो देख ही ली है। ये कितना टाइम लगेगा आपको इसको रेनोवेट दोबारा वर्किंग आवर? हमारे पैसा लगेगा और उसके अलावा कम से कम हमें 8 वीक्स लगेंगे, प्रोवाइडेड हमें ये इक्विपमेंट और ये इक्विपमेंट मिल जाए। आपको पता है आजकल जैसे ये प्रॉब्लम है और इंपोर्ट का प्रॉब्लम है बाहर से आने। हाँ जी, इसी तरह ये हमारे साथ ऑडी वाले हैं इधर, यहाँ पे उनके पास एक बहुत ही हाई क्लास गाड़ी थी, वो भी उन्होंने चोरी करके ले गए। अच्छा, गाड़ी बाकायदा
चोरी हो गया? जी लेके चले गए। अस्करी बैंक है, उनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, वो उन्होंने रैंसैक किया है यहाँ पे जी। तो दिस इज़ ए शॉर्ट। यहाँ पे आपको दिखाऊं कि जैसे अभी कल साकिब बता रहे थे कि यहाँ पे था, ये ऑफिस था, ये ऑडी का शोरूम था। ज़ाहिर है आप जानते हैं कि ऑडी बहुत बड़ा ब्रांड है गाड़ी चलाने का, गाड़ी बनाने का। ई-ट्रॉन गाड़ी भी शायद यहाँ पे कुछ खड़ी थी जो इस वक्त बहुत महंगी है। तो ये शोरूम था। इस वक्त तो ज़ाहिर खाली है, जैसे कल साकिब बता रहे हैं कि यहाँ से बाकायदा तौर पर एक गाड़ी भी गायब है। तो अस्करी बैंक उस तरफ है कल साहब जी मैं ज़रा अब आपको अस्करी बैंक की तरफ लेके जाता हूँ कि अस्करी बैंक यहाँ से ये इसी बिल्डिंग में, ये अंदर की साइड पे अस्करी बैंक का आपको लिखा हुआ तो नज़र आ रहा है, लेकिन ये शीशे, ज़ाहिर है दरवाज़ा रिवॉल्विंग डोर था। ये देख लीजिए कि ये अस्करी बैंक, और इसके अंदर आप देख लीजिए कि किस तरह यहाँ पे बाकायदा तोड़ फोड़ की गई है, और ऊपर तक जो शीशे हैं वो कोई चीज़ें मार के यहाँ पे वो टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। और ये बड़ी खूबसूरत इमारत थी लाहौर की, लेकिन अब इस वक्त तो यहाँ पे अगर इसमें अंदर जाना तो ज़ाहिर है अभी तो काबिल इस्तेमाल ही नहीं रही, यहाँ पे बहुत सारा काम करना होगा। ये सूरत हाल जो आप देख रहे हैं, ये बिखरे हुए कांच, जगह जगह लगी हुई आग, कैंट में जिना हाउस, MES का दफ्तर, सोल्जर बोर्ड में भी बाकायदा तौर पर वहाँ पर भी हमलावर गए और उसको भी जलाया। ये जो सब कुछ हुआ है ये हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया भी है, हम सब के लिए परेशानी का बाइस भी है, और हम सब के लिए एक मौका भी है कि हम इस सारे नुकसान से क्या सोचते हैं और मुस्तकबिल के रास्ता कैसे तलाश करते हैं। एहतजाज आवाम का भी हक है, सियासी जमातों का भी हक है, लेकिन बहरहाल ये हक आपको किसी भी तौर पर इस तरह की तोड़फोड़ की इजाज़त नहीं देता, और इन मनाजिर को किसी भी तौर पर जस्टिफाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर हम, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे और हबीब साहब से इस तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी संगीन सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में, हर कोई परेशान है इस सूरत हाल को लेकर, और इससे निकलने के रास्ते के बारे में भी सोचा जा रहा है कि किस तरह से इस क्राइसिस से निकला जा सकता है, मुल्क को इस क्राइसिस से निकाला जा सकता है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब अब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। मज़हर अब्बास साहब, क्या पाकिस्तान में इतनी संगीन सूरत हाल पहले देखी गई है कभी? जी शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस आते रहते हैं, सियासी बुरान आते रहते हैं, सियासी तहरीकें भी चलती देखी हैं हमने, एहतजाज भी देखे हैं, और एहतजाज दो तरीके से, एजिटेशन भी देखा है हमने, 77 का एजिटेशन हो या 83 का एजिटेशन हो। बात सूरत हाल में फ़ौज और आवाम को आमने सामने खड़े होता हुआ भी देखा है हमने। लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कभी भी मॉब्स जो हैं, पॉलिटिकल मॉब्स जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के मॉब्स जो हैं, उन्होंने फ़ौज के इंस्टीट्यूशंस जो इंस्टॉलमेंट्स हैं या इस तरह के दफातर हैं, उनको टारगेट किया हो। मैं कराची में पिछले 40 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में भी जो है 4-5-6 साल मैंने की है, और बहुत सी एज ए स्टूडेंट मैंने 77 की तहरीक देखी है, एज ए जर्नलिस्ट मैंने 83 की MRD की तहरीक देखी है, मुशर्रफ साहब का पीरियड देखा है, और मिलिट्री डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ जो है वो बाकायदा तकरीरें भी होती थी, बहुत ज़्यादा नारेबाजी भी होती थी। लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी मॉब को GHQ की तरफ बढ़ते हुए देखा हो, या इवन कराची में कल भी कोशिश की गई थी और इससे पहले भी कोशिश की गई थी और हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ने की। इसी तरह लाहौर में जो कुछ वाक़यात हुए, पेशावर में जो हुए, ये बिल्कुल एक अनयूजुअल सी चीज़ जो अच्छा, कल मतलब भाई ये बताइएगा कि आपको ये प्लान्ड लगते हैं या आप समझते हैं कि बिल्कुल इमीडिएट रिएक्शन है? आज मैंने जो लाहौर के कोर कमांडर हाउस जिना हाउस में जो कुछ देखा, वो तो ऐसा नहीं है कि वो नी जर्क रिएक्शन हो कि इमीडिएटली किसी को गुस्सा आया, उसने किसी चीज़ को आग लगा दी। वो ऐसी कैफियत तो नहीं थी। नहीं हबीब, देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर स्पॉन्टेनियस होता ना
तो स्पॉन्टेनियस तो ये होता है कि कहीं कहीं आपने ये इस तरह का कोई वाक़या हो गया, कहीं नहीं हुआ, और कहीं जो है वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुआ, धरना हो गया, ये हमने देखा है। अगर आप कराची से खैबर तक कल इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद का रद्द-ए-अमल देखें तो कराची से खैबर तक ऐसा लगता है बहुत ही प्री कंसीव था, शायद पहले से था कि अगर गिरफ्तारी होगी तो क्या क्या करना है। इसीलिए सारा टारगेट हमें हर शहर में नज़र आता है, वो आर्मी की व्हीकल नज़र आए, आर्मी की कोई किसी दफ्तर नज़र आ जाए, कोई इसका दफ्तर आए, उसे टारगेट करना है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये तय था कि इन केस ऑफ अरेस्ट अगर गिरफ्तारी होती है तो ये चीज़ें करनी है। अब उसमें हो ये रहा है कि पिछले 24 घंटे में हमें नज़र आ रहा है कि पार्टी की तरफ से कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही, पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कोई लीडर जो है वो रोड पे सड़क पे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज़ है, और वो ये भी मुमकिन है कि चूंकि इमरान खान साहब ने पिछले चंद दिनों में ख़ास माहौल बनाया, तो उनके वीडियो स्टेटमेंट्स वगैरह अगर हम देखें तो उसमें जिस तरह उन्होंने फौज के बाद अफसरान को मुखातिब किया, तो उन्होंने एक माहौल बना दिया था कि उनके पीछे, उनकी गिरफ्तारी के पीछे या उनके को मारने के पीछे जो है चंद अफसरान हैं। अब ये रिएक्शन आप उस लिहाज से भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे एक ख़ास माइंडसेट नज़र आता है कराची से खैबर तक के रद्द अमल में। अच्छा मज़हर भाई, यहाँ से निकलने का क्या रास्ता हो सकता है? हमें ये एक अनयूजुअल सूरत हाल है, आपके तजर्बे में, इतने तवील तजर्बे में नहीं आई, मैंने भी इतना अरसा हो गया रिपोर्टिंग करते हुए, मैंने भी कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। हम में से शायद ही कोई शख्स हो जिसके तजर्बे में ये बात आई हो। ये एक अनयूजुअल सूरत हाल है, तो यहाँ से निकलना कैसे? देखिए अभी भी एक तो मुझे बड़ा वो है कि आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में खामोशी सी नज़र आई, और वरना हम तकरीबन रोज़ाना कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस की हेयरिंग सुन रहे होते थे सुप्रीम कोर्ट में। ये भी एक गैर मामूली चीज़ है। अब निकलने का तरीक़ा तो मतलब ये है कि एक तरफ देखें इमरान खान वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट नज़र आता है, गवर्नमेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट नज़र आता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना एक क्राइसिस नज़र आता है। ये सिचुएशन सिर्फ एक तरीके से इस वक्त, अब तो शायद चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं मुझे, और आज जो अभी ISPR का बयान आया है वो भी एक अनयूजुअल है। ये अभी एक अनयूजुअल सी चीज़ है, ये बिल्कुल भी अनयूजुअल है कि ISPR का पिछले 3 रोज़ में ये दूसरा प्रेस रिलीज आया है जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे जो कल के इक़दामात थे उनको पाकिस्तान की तारीख का स्याह बाब करार दिया है। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड उस लिहाज से, हालांकि है छोटा सा स्टेटमेंट लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड है। तो अब मुझे नहीं नज़र आता, मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि कहीं ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इसकी बेसिस पे कोई PTI या इमरान खान के ख़िलाफ़ केस ना तैयार हो रहा हो। देखिए हमने MQM का देखा था 22 अगस्त 2016 के बाद से, जब अल्ताफ़ हुसैन ने एक तकरीर की थी और उस तकरीर के बाद उन पर पाबंदी लग गई थी, और उसके बाद MQM तकरीबन जो है वो एक तरीके से MQM लंदन पे अनडिक्लेयर्ड बैन है उस पर बिल्कुल। तो क्या चीज़ें उस तरफ जाएंगी? अगर उस तरफ जाएंगी तो इसलिए बहुत गैर मामूली होगा क्योंकि बहरहाल PTI की पूरे पाकिस्तान में जो है फॉलोइंग है। लेकिन मज़हर अब्बास साहब, हम इस वक्त देख रहे हैं जो रहनुमाओं की, PTI के रहनुमाओं की ऑडियो लीक्स सामने आ रही हैं, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है ये। उसको बेस बनाकर PTI पर पाबंदी भी तो लगाई जा सकती है। जी कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखिए इस चीज़ को देखना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट को भी गवर्नमेंट से मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या माजी में पाबंदी लगाने के कोई नताइज सामने आए हैं। इवन मैं अभी वही बात कह रहा हूँ कि MQM की सूरत हाल भी हमारे सामने, उससे पहले हमने नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाई, वो फिर अवामी नेशनल पार्टी और उससे पहले NDP की शक्ल में सामने आ गई। तो सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं, लेकिन ये PTI के लिए भी बहुत कुछ सोचने का है इसमें, इस सारी चीज़ों में, कि अगर वो उन्होंने डिस्टेंस किया भी है तो ये तो हम कह सकते हैं कि वहाँ जो लोग थे वो जो PTI ही के लोग थे, लेकिन
उसमें बीच में ऐसी मॉब में हमेशा ये होता है कि कोई भी कुछ एलिमेंट शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये देखना ये अल्टीमेटली जाएगी फिर पीटीआई के ऊपर ही, तो रोकने का काम पीटीआई का है। मैंने कल जितने घंटे ये सब कुछ होता रहा, कोई एक स्टेटमेंट ये तो आया कि जी हमारे इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपने बिल्कुल अपने लोगों को वापस जाने का आपको हुक्म दे देना लेकिन चाहिए मजहर ताकि भाई, लोग। जब इमरान खान गिरफ्तार हैं तो पीटीआई और इमरान खान हम मानी है, मुतरादिफात है। शॉर्ट ऑफ इमरान खान कैसे रोका जा सकता है? अगर कोई लीडर कहे भी कि जनाब अच्छा ऐसा ना करें, तो क्या आपको लगता है कि किसी का इतना असर रसूख है? देखिए, दो चीजें हैं हबीब। एक चीज होती है, मुझे नहीं पता कि इमरान खान ने कह तो रहे थे वो कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो अगर उनकी गिरफ्तारी की सूरत में वो करे, लुक आफ्टर करेगी। पीटीआई की तरफ से इमरान खान के बिहाफ पे भी हमने मादी में देखा है कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप लीडर्स के बिहाफ पे स्टेटमेंट जारी कर देते हैं टू काम डाउन द सिचुएशन, और जहां सिचुएशन इतनी अलार्मिंग हो कि कोर कमांडर के घर पर अगर अटैक हो रहा है या जो है फौजी तनसीबात की तरफ बढ़ रहे हैं, मॉब बढ़ रहे हैं, तो इमरान खान के बिहाफ पे एक स्ट्रॉन्ग सा स्टेटमेंट आ सकता था कि फौरी तौर पे जो है कारकुन वापस जाएं, इस तरह की चीजें जाएं। तो वो हमने नहीं देखा, क्योंकि जब मॉब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो अल्टीमेटली इल्जाम तो फिर लीडर के ऊपर ही आता है। मजहर भाई, एस्टेब्लिशमेंट में अब जाहिर है, जैसे आपने कहा कि आईएसपीआर की प्रेस रिलीजेज यके बाद दीगरे आ रही हैं और स्ट्रॉन्ग वर्डेड भी हैं। अब ऐसी सूरत में जाहिर है जो भी रिकन्सिलिएशन होनी है उसमें एस्टेब्लिशमेंट का रोल नागुज़ीर है, हमारी फ़ौज का रोल नागुज़ीर है, हमारी कोर्ट का रोल नागुज़ीर है। हुकूमत, जैसे आपने कहा, अब तो वो बेचारी के ऊपर क्या कोई बंदा बात करे, लेकिन बहरहाल उनको भी एक वो पोजीशंस पे बैठे हैं तो लिहाजा उनको भी इन्वॉल्व करना है, इमरान खान को भी इन्वॉल्व करना है। क्या ये सारे लोग आपको लगता है कि बैठ सकते हैं? अनयूजुअल सूरत हाल है, अनयूजुअली शायद सॉल्व हो। देखिए हबीब, पहली चीज तो ये कि सदर को फौरी तौर पे आर्मी चीफ से रब्ता करना चाहिए। प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ की एक मुलाकात होनी चाहिए, उसमें कुछ चीजें सॉर्ट आउट होनी चाहिए, और इस पे इमरान खान को भी तैयार होना पड़ेगा जो भी चीजें सॉर्ट आउट होती हैं। उसके बाद अगली मीटिंग हो सकती है प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की जी। वो चीज एक वे फॉरवर्ड हो सकती है, उसमें कुछ पैरामीटर्स डिसाइड हो सकते हैं, चीजें डिसाइड हो सकती हैं। देखिए, इमरान खान को अगर अपनी पॉपुलर बेस पर और अपनी पॉपुलर उस पर यकीन है तो इमरान खान के लिए अक्टूबर का इलेक्शन भी कोई दूर नहीं है। अगर इमरान खान फर्ज करें इस पे तैयार हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं कि ठीक है जी अक्टूबर में इलेक्शन करा दें, अगस्त में आप वो कर लें, और जो चीजें हुई हैं वो अभी इन दिनों में उन चीजों का इजाला हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल हम समझते हैं वो ये कि प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ की मुलाकात हो, फिर प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हो। प्रेसिडेंट का जो भी मैसेज हो, प्रेसिडेंट क्योंकि जाहिर है पीटीआई के रहे हैं, पीटीआई की सपोर्ट से आए हैं, तो वो फिर इमरान खान को वो मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। केसेस जो हैं वो अपनी जगह एक नॉर्मल कोर्स में चलते रहें भले, लेकिन इवन अदरवाइज भी जो है ऐसी सिचुएशंस में भी चीजें आ सकती हैं कि अगर चीजें इन दो मीटिंग्स की सतह पे बेहतर होती हैं तो फिर बाकी सतह पे भी बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन फौरी तौर पे जिस मीटिंग की जरूरत है वो है प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ जी। ठीक है, बहुत उसमें चीजों को सॉर्ट आउट करके आगे बढ़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे हम यहाँ पर नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस हबीब साहब से इस पर गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, मजहर अब्बास साहब अभी ये कह रहे थे कि फौरी तौर पर सदर साहब को आर्मी चीफ से मुलाकात करनी चाहिए ताकि किसी तरह से इस मसले को सुलझाया जा सके, लेकिन हालात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, सूरत हाल में फौरी तौर पर बेहतरी की कोई आपको नजर आ रही है? मैं समझता हूँ ये सिर्फ 5 मिनट का खेल है। अच्छा, 5 मिनट में हालात बेहतर होना शुरू हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर सदर मुमलकत, ना सिर्फ सदर मुमलकत, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल आसिम नसीर, हमारे आसिम मुनीर साहब, हमारे चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब, हमारे वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब, तमाम बड़े, और इमरान खान साहब, ये सब लोग एक जगह बैठ जाएं। अच्छा। ये अगर एक जगह बैठ जाएंगे तो 5 मिनट में मसले का हल निकल आएगा, और हमारे दस्तूर के अंदर रहते हुए निकल आएगा।
हमने जो तजादात पैदा कर दिए हैं, ये सारे के सारे 5 तजादात लोगों के रफा आपने हो नाम जाते हैं। गिनवाए और 5 मिनट में ये मसला ये हल। 5 मिनट में मसला हल हो जाएगा। अच्छा। बशर्ते के उसूल एक हो कि ना तो किसी का मनसब अहम है, ना किसी की सियासत अहम है, ना किसी की अना अहम है। इस उसूल की बुनियाद पर बैठ जाए इस वक्त सबसे अहम चीज़ पाकिस्तान है। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान में जो आज जिना हाउस पे जो कुछ मैं देख के आया हूँ और दिखाने की मैंने कोशिश की है, वो देखना अपनी जगह एक निहायत ही अब दिल तोड़ देने वाली कैफियत है। ये जिना हाउस हमारा है, ये हमारे तहक्कुम की आखिरी निशानी, हमारे तहफ़्फ़ुज़ की आखिरी निशानी। जब हम तहक्कुम और तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो हमारी नज़रें हमारी पाक फ़ौज की तरफ उठती हैं। तो हमारी पाक फ़ौज हमारी है। मैं देखिए अब उम्र के इस हिस्से में हूँ जहाँ पे ये जो बेशतर जो कैप्टन और इससे नीचे की फ़ौज है ना, ये मेरे बच्चों की उम्र के। और एक दिन मुझे इमरान खान साहब कह रहे कि अगर मैं जिस उम्र में हूँ, इमरान खान साहब अपने बारे में कह रहे थे कि मैं जिस उम्र में हूँ, यहाँ फ़ौज के वो लोग जो इस जर्नैल बनते हैं वो सब मेरे बच्चों की उम्र के। अब देखिए बात यहाँ तक आ पहुँची है कि हमारी बच्चे और हमारे दूसरे बच्चे बिल्कुल आमने सामने आ खड़े हुए। हम अपने बच्चों को, जब बच्चे इस तरह लड़ने झगड़ने लगे तो हमें बीच में आना है, बुजुर्गों को बीच में आना है। तो ये हमारे अकाबिर हैं। आरिफ अलवी साहब हमारे बड़े, जनरल आसिम मुनीर हमारे बड़े हैं, चीफ जस्टिस हमारे बड़े हैं, इमरान खान साहब हमारे बड़े हैं, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, ये सब हमारे बड़े हैं। ये बड़ेपन का सबूत थे। ये बैठे, अगर इन्होंने उलझनों बढ़ानी है तो ये ज्यादा देर फिर हम अपने मुल्क को संभाल नहीं सकेंगे। फिर हम ये अंदाजा नहीं कर सकते कि जब हमारे सर से छत गिरेगी तो किस रुख से गिरेगी। दूसरी बात यह है कि देखिए आज भी हम तजाद पैदा करते चले जा रहे हैं। वही हुकूमत जो चंद दिन पहले अदालत में जाके कह रही थी कि हम फौज हम फौज नहीं ला दे सकते इलेक्शन के लिए, आज वही हुकूमत आर्टिकल 245 के तहत फौज को अमन व अमान के लिए बुला रही है। तो क्या ये तजाद किसी को नजर नहीं आ रहा? इस इन तजादात की सियासत को खत्म करें और अपनी गलतियों पर इसरार तबाह करता है। गलतियों को दुरुस्त करें और सब बैठ के एक दूसरे को माफ करें और आगे बढ़ें। हबीब साहब, एक सवाल जो बहुत सारे लोगों के जहनों में है, क्या पीटीआई पर पाबंदी लग सकती है? क्या खान साहब पाकिस्तानी सियासत से माइनस हो जाएंगे? जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला है, अच्छा आप पाबंदी लगा दें तो ये पीटीआई की बजाय तहरीक इंसाफ पाकिस्तान हो जाए, फिर क्या करेंगे? जिस तरह अवामी नेशनल पार्टी है, ये पहले नेशनल अवामी पार्टी हुआ करती थी। अच्छा। नेशनल अवामी पार्टी पे भुट्टो साहब ने पाबंदी लगाई थी और अगले दिन वो अवामी नेशनल पार्टी हो गई थी। फिर आप क्या करेंगे? और जब आप ये जो पाबंदियां हैं फिर कितने हजारों लोगों पे लगाएंगे? इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन में 2.25 करोड़ वोट लिए थे। खान साहब माइनस हो सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। भुट्टो माइनस हो गए? क्या भुट्टो खत्म हो गए? देखिए बात यह है कि सियासतदान इस तरह खत्म नहीं होते कि उनके ऊपर आप पाबंदियां लगा दें, उनको आप असीर कर दें या उनको खुदा न खास्ता वो जो है मतलब किसी अननेचुरल तरीके से वो कहीं रिमूव कर दिए जाए। ऐसा नहीं होता। हबीब साहब, आप ही की बात को लेकर मैं आगे चलूंगी और क्लोजिंग की जाने बढ़ूंगी कि इस वक्त सबसे अहम पाकिस्तान है। ये सियासत, ये जमहूर, ये इदारे तब तक है जब तक पाकिस्तान सलामत है। तो खुदारा पाकिस्तान की सलामती को दाव पर ना लगाए। हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह ने कहा।